Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of Daily News Analysis where we are going to look at the important news from the Hindu newspaper as well as Indian Express। तो आज 7th of January है और आज के दोनों ही न्यूज़पेपर की आपकी द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की हम इंपॉर्टेंट न्यूज़ को फॉलो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट न्यूज इज कि IED blast by suspected Maoist kills 9 in Bijapur। So a sad news for our armed forces and for us citizens also। माओइस्ट ने आपका अटैक करा है आपके रेड कॉरिडोर में। तो ये रेड कॉरिडोर क्या होता है और ये माओइस्ट कौन होते हैं और इंडिया में नक्सलिज्म क्या है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, इस सबको हम आज डिस्कस करेंगे। तो यू शुड नो दिस, नक्सलिज्म इज द इंडियन वर्जन ऑफ मार्क्सिज्म। अब ये मार्क्सिज्म क्या होता है? तो मार्क्सिज्म जहां पर भी आप इज्म देखें, इट्स एन आइडियोलॉजी। तो मार्क्सिज्म इज एन आइडियोलॉजी जो बेसिकली ये कहता है कि आपकी जो गवर्नमेंट है इट्स अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द रिच पीपल टू एक्सप्लॉइट द पुअर पीपल, या जो एक्सप्लॉइटेड क्लास है, जो आपकी जिसके पास पावर नहीं है, पावरलेस क्लास है। पावरफुल लोग गवर्नमेंट के थ्रू पावरलेस लोगों का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, दैट इज द टूल। और यहां पे देयर इज ओनली वन वे जिससे हम जो एक्सप्लॉइटेड क्लास है उसको यहां पे लिबरेट कर सकते हैं, विच इज बाय एन आर्म्ड रेवोल्यूशन। कि हमें एक आर्म्ड रेवोल्यूशन करना पड़ेगा, वायलेंस के थ्रू ही हम गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं और उसी के बेसिस पे जो आपकी एक्सप्लॉइटेड क्लास है उसको लिबरेट किया जा सकता है। तो इस आइडिया के साथ कार्ल मार्क्स ने पर्टिकुलर आइडिया प्रोवाइड करा था और इस बेसिस पे इंडिया में भी जब मार्क्सिज्म फेमस हुआ, कम्युनिज्म फेमस हुआ, तो इंडिया के अंदर में भी नक्सलिज्म की उपज हुई, या यहां पे इसका भी ग्राउंड बनना स्टार्ट हुआ। तो नक्सलिज्म इज नथिंग बट इट इज द इंडियन वर्जन और इंडियन नेम फॉर मार्क्सिज्म ओनली। और नक्सलिज्म नाम कहां से है? तो इट इज जस्ट बिकॉज की जो ये पर्टिकुलर मूवमेंट है, मार्क्सिज्म का मूवमेंट आपका नक्सलबारी विलेज के अंदर में स्टार्ट हुआ था, विच इज अ विलेज इन वेस्ट बंगाल, इसीलिए ही हम इसे नक्सलिज्म कहते हैं। तो एक्चुअल में नक्सलिज्म कोई अलग से कोई बड़ी अपने आप में कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इट जस्ट द इंडियन वर्जन ऑफ मार्क्सिज्म ओनली। ओके, एंड व्हाट इज मार्क्सिज्म? मार्क्सिज्म इज बेसिकली कि आपकी जो गवर्नमेंट है इट्स अ टूल फॉर द पावरफुल क्लास टू एक्सप्लॉइट द पावरलेस क्लास। तो उस एक्सप्लॉइटेड क्लास को लिबरेट करने के लिए the only solution is armed revolution। तो अगर हम नक्सलिज्म की ओरिजिन की बात करें तो ये जो पर्टिकुलर मूवमेंट है, एज आई टोल्ड यू कि ये नक्सलबारी विलेज में स्टार्ट हुआ था एंड इट स्टार्टेड इन द ईयर 1967। तो 1967 में नक्सलबारी विलेज के अंदर में देयर वर सर्टेन मनी लैंडर्स हु वर एक्चुअली एक्सप्लॉइटिंग द पीजेंट क्लास देयर, वाज एक्सप्लॉइटिंग द फार्मर क्लास देयर। तो यहीं पर ही बिकॉज दे वर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, यहां पे कुछ मार्क्सिस्ट लीडर्स खड़े हुए और उन्होंने एक आर्म रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। दे किल्ड द मनी लैंडर्स, दे बर्न्ड द डॉक्यूमेंट्स ऑफ दोस मनी लैंडर्स। जो मनी लैंडिंग के डॉक्यूमेंट्स उनको बर्न कर दिया गया और वहां पे जो मनी लैंडर्स थे जो एक्सप्लॉइट कर रहे थे उन सबको, कई लोगों को वहां पे मार दिया गया और यहां से एक आर्म रेवोल्यूशन का स्टार्ट होता है इन द ईयर 1967 इन द विलेज ऑफ नक्सलबारी, वेस्ट बंगाल। बट ये जो आपका मूवमेंट है ये सिर्फ वेस्ट बंगाल तक ही लिमिटेड नहीं रहा, बिकॉज उस टाइम में हम सोशलिज्म को तो वैसे ही एक्सेप्ट करते थे एंड कम्युनिज्म जो आइडियोलॉजी है आपकी, जो बेसिकली बिलीव करती है कम्युनिस्ट स्टेट के अंदर में, वो भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थी। इट वाज वेरी मच एक्सेप्टेबल इन द स्पेसिफिकली इन द विलेज एरियाज ऑफ इंडिया एंड एज वेल एज द स्मॉल टाउन्स एंड बिग टाउन्स ऑफ इंडिया ऑल्सो। तो ये जो पर्टिकुलर आइडियोलॉजी थी एक्सेप्टेबल थी। तो ये जो पर्टिकुलर नक्सलिज्म का मूवमेंट है या ये पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है, इट स्टार्टेड टू spread out in the rest of India also and at one point of time इंडिया की जो 28 states है currently, उसमें से करीब 20 states ही were affected by नक्सलिज्म only। However, इंडिया की गवर्नमेंट ने with time डेवलपमेंट को लेके और सिक्योरिटी मेजर्स के थ्रू इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को कंट्रोल करने में बहुत सक्सेस पाई है। और इसके अलावा अब हम रेड कॉरिडोर को भी रिस्ट्रिक्ट कर पाए। एट द सेम टाइम इस पर्टिकुलर एरिया में जो अंडर डेवलपमेंट का यहाँ पे इश्यू था, प्रॉब्लम था, उसको भी हम कहीं ना कहीं सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो यहां पे यू शुड नो कि जो पर्टिकुलर नक्सलिज्म है इसके मेन आइडियोलॉग कौन थे, इनको इनिशिएट किसने किया? तो इनको इनिशिएट करने वाले 3 लोगों का नाम आता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चारू मजूमदार और कानू सान्याल, बट थर्ड पर्सन इज आल्सो देयर, जंगल सांथाल। तो रिमेंबर दिस कैन बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इन योर क्लैट, एलेट और अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आल्सो, व्हिच इज की व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडर इज नॉट अ लीडर ऑफ द नक्सलिज्म मूवमेंट इन इंडिया। तो यहां पे चारू मजूमदार, कानू सान्याल एंड जंगल सांथाल वुड बी द राइट आंसर। ओके, इसी बेसिस पे मैंने एक 20 जीके क्वेश्चन में आपके लिए क्वेश्चन भी फ्रेम करा है। सो आफ्टर दिस वीडियो यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो आल्सो, और उसके अंदर में आज के जो इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस है दैट आल्सो यू कैन गो थ्रू। ओके, इसके बाद यहां पे ये रेड कॉरिडोर क्या है? सो इंडिया के अंदर में गवर्नमेंट रेड कॉरिडोर या रेड एरिया उस पर्टिकुलर रीजन को कहती है विच इज इन्फेस्टेड बाय नक्सल मूवमेंट। जो नक्सल इन्फेक्टेड मूवमेंट है
इन्फेक्टेड स्टेट्स जो हैं आपकी, उन सब रीजन्स को, डिस्ट्रिक्ट्स को, ग्रुप ऑफ स्टेट्स को हम रेड कॉरिडोर कहते हैं। एंड आई टोल्ड यू एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे आपकी करीब करीब 18 से 20 स्टेट्स ऐसी थी विच वर इंपैक्टेड, विच वर अफेक्टेड बाय नक्सलिज्म। बट अब इन पर्टिकुलर रेड कॉरिडोर रीजन को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया टू 11 स्टेट। मोर ओवर इट इज प्राइमरली रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली 2 और 3 स्टेट्स ऑफ इंडिया, बट स्टिल कुछ पॉकेट्स हैं आपके अलग अलग स्टेट्स में जहां पे आपको अभी भी ये दिखता है 90 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स एंड 11 states are there, okay, and which are the primary state जहां पे impacted है। So you can see कि ये जो states के आप list देखोगे, you would find a pattern which is basically these are tribal people, these are also the underdeveloped regions of India, जैसे कि छत्तीसगढ़ which is a tribal state, झारखंड which is a tribal state, उड़ीसा which is also a tribal state। तो यहां पे आप देख रहे हो कि रेड कॉरिडोर का इश्यू जो, या नक्सलिज्म की जो आपकी आइडियोलॉजी है, ये प्रोपोगेट ही वहां पे हो पाई जहां पे आपकी ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, जहां पे अंडर डेवलपमेंट है। तो क्वेश्चन ये आता है कि यहां पे कोई आउटसाइड फोर्स रिस्पॉन्सिबल है या इंटरनल फोर्सेस ही हैं, बिकॉज यहां पे आप देख रहे हो कि यहां के जो लोग हैं इनको सही टाइम पे 60s में 70s से डेवलपमेंट नहीं मिला। आज भी हम 2025 में हैं और 2025 में भी अगर हम सबसे अंडर डेवलप्ड स्टेट्स की बात करें तो दिस वुड बी द सेम लिस्ट। तो यहां पे नक्सलिज्म भी शायद इसलिए पनपा बिकॉज यहां पे अंडर डेवलपमेंट था, रेदर देन कि यहां पे बिकॉज नक्सलिज्म था इस वजह से अंडर डेवलपमेंट हुआ। ओके, तो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। यू वुड क्वेश्चन मी कि सर यहां पे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र इज अ डेवलप्ड स्टेट, बट दिस इज आल्सो अ रॉन्ग इंप्रेशन फॉर अस कि महाराष्ट्र पूरा का पूरा डेवलप्ड है। फॉर एग्जांपल, महाराष्ट्र स्टेट का जो वेस्टर्न एरिया है, जहां पे आपका मुंबई है, नागपुर है, ये जो सारे एरियाज हैं ये वहां पे डेवलप्ड हैं। बट अगर आप इंटरनल महाराष्ट्र में जाते हो, भिंड रीजन जो है आपका मध्य प्रदेश और इन सबसे बॉर्डर टच करता हुआ, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना से बॉर्डर टच करता हुआ रीजन, वो आपका अंडर डेवलप्ड रीजन है और नक्सलिज्म जो है वो इस एरिया में नहीं, इस एरिया में जाके अपना इन्फ्लुएंस उसने या रेड कॉरिडोर उसने वहां स्टैब्लिश करा है। तो यहां पे मैं ये कह सकता हूं या आप यहां पे ये इन्फर कर सकते हो कि अंडर डेवलपमेंट की गवर्नमेंट ने बिकॉज सही टाइम पे वहां फोकस नहीं करा, बेसिक इंफ्रा नहीं क्रिएट करा, वहां पे एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज टाइम पे नहीं पहुंची, इस वजह से वहां पे इस टाइप के मूवमेंट जो थे उनको फुट होल्ड करने के लिए टाइम मिल गया। ओके, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट जब भी इन नक्सलिज्म के लिए कोई सॉल्यूशन फाइंड करे, द सिक्योरिटी रीजन या डिफेंस वुड नॉट बी द ओनली सॉल्यूशन, यू ऑल्सो रिक्वायर कि वहां पे डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स भी लिए जाए। ओके, तो यहां पे दिस इज द लिस्ट ऑफ स्टेट्स जो मेजरली आपके रेड कॉरिडोर को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट, विच इंडियन स्टेट इज द मोस्ट अफेक्टेड बाय नक्सलिज्म और विच स्टेट कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट एरिया ऑफ रेड कॉरिडोर, सो यू शुड नो दिस कि ये लिस्ट जो है आपके सीक्वेंस में है और सबसे ज्यादा इंफेक्टेड जो रीजन है, इन्फेस्टेड रीजन है नक्सलिज्म में, वो आपका छत्तीसगढ़ में ही है। ये जो अटैक भी आपका हुआ है, दिस हैज आल्सो हैपेंड इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड हैं बाय नक्सलिज्म, दोज आर आल्सो इन छत्तीसगढ़ ओनली, जो आपका रेड कॉरिडोर का सबसे बड़ा रीजन स्टैब्लिश करता है। तो ये जो स्टेट्स हैं, स्पेसिफिकली द फर्स्ट स्टेट यू शुड नो। इसके अलावा यू शुड नो एटलीस्ट 2-3 हॉटस्पॉट्स आल्सो। हॉटस्पॉट इज बेसिकली दोज डिस्ट्रिक्ट्स जिसमें सबसे ज्यादा इंपैक्ट है आपका। तो सबसे ज्यादा जो आपके केसेस आते हैं स्पेसिफिकली इस टाइप के ब्लास्ट पे, जहां पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी कैजुअलिटीज को फेस करना पड़ता है। दीज आर 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ विच आर दंतेवाड़ा एंड बस्तर। ऑल्सो ये बीजापुर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है, रायपुर जो एरिया, ये भी इन्फेस्टेड है आपका, बट दंतेवाड़ा और बस्तर, दीज आर द हॉटस्पॉट, दीज आर द सेंटर ऑफ दिस पर्टिकुलर आइडियोलॉजिकल पीपल। ओके, व्हाट इज द मेन रीजन? कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ डेवलपमेंट, ट्राइबल एक्सप्लॉयटेशन एंड वीक गवर्नेंस। यहां पे गवर्नेंस भी वीक है, तो जहां पे जो लोकल लीडर्स भी आते हैं, दे आर ओनली देयर टू एक्सप्लॉइट द पीपल, या फिर वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, इन लोगों के वेलफेयर के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो वहां पे वीक गवर्नेंस भी है, ट्राइबल एक्सप्लॉयटेशन भी है, लैक ऑफ डेवलपमेंट भी है। तो इस वजह से आज भी 2025 में नक्सलिज्म जैसी आइडियोलॉजी आपकी एग्जिस्ट करती है इनसाइड इंडिया। ओके, इसके अलावा अगर अब मैं आपसे पूछूं या आपको मैं बताऊं कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज लॉन्च करी हैं टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस, तो एक होलिस्टिक प्रोग्राम जो इंडिया ने लॉन्च करा है विच इज द समाधान डॉक्ट्रिन। इट इज द समाधान डॉक्ट्रिन, मल्टी-pronged strategy to tackle left-wing extremism. What is the समाधान डॉक्ट्रिन? तो ये समाधान डॉक्ट्रिन जो है ये 2-pronged अप्रोच अपनाती है, विच इज कि हमें डेवलपमेंट पे भी फोकस करना है एंड हमें सिक्योरिटी पे भी फोकस करना है।
कि डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स भी आपको लेने पड़ेंगे, सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स भी आपको लेने पड़ेंगे। डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स की जो बाकी के लोग हैं जो अभी तक पूरे इस आइडियोलॉजी के अंदर में नहीं घुसे हैं, उनको हम डेवलपमेंट शो करके एक ऑल्टरनेटिव पाथ शो कर सकें। और सिक्योरिटी इसलिए बिकॉज देयर आर सम बैड एप्पल्स ऑल्सो जो खुद नक्सलिज्म का पार्ट बने, सो दैट कि वो खुद के पॉकेट्स को फिल कर सकें या फिर वो खुद से उनके जो इविल्स हैं उनको यहां पे स्प्रेड कर सकें। एंड मोर ओवर देयर आर आउटसाइड फोर्सेज ऑल्सो, स्पेसिफिकली चाइनीज फोर्सेज ऑल्सो, जो यहां पे इंडिया को इंस्टेबलाइज करने के लिए इनको फंड करती है। तो यहां पे उनका कुछ ना कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट भी हो जाता है। तो उन लोगों के लिए सिक्योरिटी मेजर्स एंड जो लोग या ट्राइबल पीपल विच आर एक्चुअली डाउन ट्रोडन, विच आर एक्चुअली फेसिंग डिफिकल्टीज इन हैविंग अ डेली लाइफ, उन सब लोगों के लिए हमें डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को इनिशिएट करना पड़ेगा। सो दिस इज अंडर द समाधान डॉक्ट्रिन। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंटली रेड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। व्हाई? सो दैट एक तो हम सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां पहुंच सके, और कहीं पर भी रोड कनेक्टिविटी होती है तो वहां पे डेवलपमेंट भी फास्ट होता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कि जैसे ही आपने ये पर्टिकुलर विलेज के अंदर में रोड्स बनाने की स्कीम को इनिशिएट करा तो आपके जो विलेजेस से दे गॉट कनेक्टेड विद द सिटी, और सिटी का जो डेवलपमेंट है वो आपका ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया टू द विलेजेस ऑल्सो। तो रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया। सेकंड, सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज। सो देयर माइट बी सर्टेन मार्क्सिस्ट या माओइस्ट लीडर जिनका बाद में जाके शायद हार्ट चेंज हो गया हो, या फिर दे हैव रियलाइज्ड कि दे हैड गॉन ऑन अ रॉन्ग पाथ एंड दे वांट टू कम बैक इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। तो उनके लिए हमने सरेंडर और रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज को भी यहां पे डिप्लॉय करा हुआ है। एंड फोर्थ इज डिप्लॉयमेंट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो जब इंडिया के अंदर में जब इस टाइप की फोर्सेस होते हैं, पुलिस फोर्स इज नॉट एबल टू हैंडल सच काइंड ऑफ सिचुएशन, देन रेदर देन सेंडिंग द आर्मी जो हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर्स के रिस्पांसिबल है, वी हैव क्रिएटेड पैरामिलिट्री फोर्सेस। और पैरामिलिट्री फोर्सेस स्पेसिफिकली और सीआरपीएफ, जैसे जो आईडी ब्लास्ट भी हुआ है इसमें जो आपके सोल्जर्स शहीद हुए हैं, दे ऑल बिलोंग टू द सीआरपीएफ ओनली। तो सीआरपीएफ या स्पेशल यूनिट्स लाइक कोबरा स्टैंड्स फॉर कमांडो बैटेलियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। तो यहाँ पे बहुत ही हाईली ट्रेन्ड आपके सोल्जर्स को, यहाँ पे हाईली ट्रेन्ड ऑफिशियल्स को यहाँ पे इन एरियाज में पुटअप किया जाता है, सो दैट कि जो नक्सल्स हैं जिन्होंने भी अपनी एक आर्मी लाइक स्ट्रेंथ क्रिएट कर ली है, उनके साथ ये लोग फाइट कर सके। Okay, Greyhounds also. Greyhound is also a really very famous commando unit only, which is created by the state police of Andhra Pradesh and Telangana. तो यहाँ पे जो ये Greyhounds है, it is not under a paramilitary or the military, but Greyhounds is also a specialized force जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में एक्टिव है, और बस्तरिया बैटालियन करके बनाई गई है सीआरपीएफ ने जो छत्तीसगढ़ में एक्टिव है, which is primarily trained to deal in the Naxal infected area only, कि वहां पे आपको कैसे सिक्योरिटी मेजर्स को लेने, उसके लिए आपने इसको लॉन्च किया है। एंड व्हाट इज द गवर्नमेंट अप्रोच? सो आई विल टेल यू, समाधान डॉक्ट्रिन जो है ये गवर्नमेंट अप्रोच को यहां पे समराइज करती है, विच इज बेसिकली डेवलपमेंट और सिक्योरिटी मेजर्स दोनों को यहां पे यूटिलाइज किया जाता है टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ नक्सलिज्म इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। सो द नेक्स्ट न्यूज इज HMPV। तो ये जो पर्टिकुलर न्यूज आपके हर किसी न्यूज़पेपर में आपको दिख रही होगी। इफ यू आर गोइंग टू ओपन योर टीवी चैनल्स ऑल्सो, कोई भी न्यूज चैनल आप ओपन करोगे उस पे भी आपको यही न्यूज दिख रही है कि देयर हैव बीन सर्टेन केसेस ऑफ HMPV वायरस इन इंडिया। तो पहला तो यही है कि क्या इस वायरस से हमें डरने की रिक्वायरमेंट है? सो द आंसर इज नो। आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियल नोटिफिकेशंस यहाँ पे दायर करे हैं, उन्होंने इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें प्रोवाइड करी है। डॉक्टर्स आर गिविंग their say also with regard to this virus, they are also providing you with interviews, and वहां पे they are telling you कि ये जो particular virus है it's nothing new। 2001 में आपने इस particular virus को identify कर लिया था, और तब से ये वायरस जो ये हमारे बीच में, so it's nothing novel about it। जैसे आपका कोरोना वायरस था, वो एक नोवल कोरोना वायरस था, उसको हमने पहले कभी फेस नहीं किया था, तो उससे फाइट करने के लिए ना तो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी थी, ना ही हमारे पास उसके लिए फाइट करने के लिए उसके लिए मेडिसिन थी। बट ये जो पर्टिकुलर वायरस है, इट हैज बीन विद अस फॉर लास्ट 24-25 ईयर्स। इस मिलेनियल के शुरुआत से ही आपके साथ में है वो। तो अब हम उसके लिए इम्यूनिटी भी डेवलप कर चुके हैं, एज वेल एज वी हैव मेडिसिन ऑल्सो। एंड ये जो पर्टिकुलर वायरस है, इट्स अ वेरी
माइल्ड वायरस, और ये जो आपके कॉमन कोल्ड होते हैं सेम उसी टाइप के सिम्टम्स होते हैं, निमोनिया एक्सेट्रा, ये इसके सीवियर सिस्टम होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में अगर कोई चाइल्ड है जिसकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं है, इम्यूनो डेफिशिएंट है वो पर्सन, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में ही शायद वो उसको बहुत ज्यादा हार्म करे, अदरवाइज इससे हमें डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये जो पर्टिकुलर न्यूज है आपकी HMPV वायरस को लेके, ये दोनों ही न्यूज़पेपर्स में प्रॉपर्ली आपकी कवर हुई है। ओके, सो ह्यूमन HMPV स्टैंड्स फॉर, तो कई बार आपसे सिंपली इन पर्टिकुलर वायरस के फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो HMPV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। तो न्यूमो से निमोनिया बनता है आपका वर्ड, तो उसी टाइप का, उसी फैमिली का ये वायरस है। तो आपके जो जितने भी वायरसेस होते हैं उनको हमने डिफरेंट फैमिलीज के अंदर में डिवाइड करा हुआ है, सो दैट इट बिकम्स इजी टू आइडेंटिफाई दोज वायरस, और उसी हिसाब से आप उसकी रिसर्च कर सको। तो जो ये आपका ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस है, ये एक आपकी जो न्यूमो वायराइड फैमिली है उसी से बिलोंग करता है, और ये सिर्फ माइल्ड इन्फेक्शन करता है, विच वुड बी जस्ट लाइक योर कॉमन कोल्ड। तो इससे कोई ज्यादा बड़े सिम्टम्स नहीं आते। मेजरली जो आपके सिम्टम्स होंगे वो कॉमन कोल्ड में होंगे। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये कोई नया वायरस नहीं, इट्स नॉट अ नोवेल वायरस लाइक कोविड-19, इट्स एन ओल्ड वायरस जो सबसे पहले 2001 में डिस्कवर्ड हुआ था इन द नीदरलैंड्स में, और ये न्यूमो वायराइड फैमिली, न्यूमोनिया प्लस वायरस, न्यूमो वायराइड फैमिली को बिलोंग करता है। और आपने ये नाम सुनेंगे मीजल्स, मम्स, ये सभी इसी पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड यूजुअली इसके 12% रेस्पिरेटरी इंफेक्शन जो वर्ल्ड में होते हैं, 12% वो इसी की वजह से होते हैं, कॉमनली सीन इन विंटर एंड अर्ली स्प्रिंग। तो ये जो पर्टिकुलर पैनिक इट वाज कॉज्ड बिकॉज कि चाइना के अंदर में थोड़े से ज्यादा केसेस आए, एंड दे माइट आल्सो गॉट स्केयर्ड कि इट माइट बी अ न्यू वायरस आल्सो, बट व्हेन दे इन्वेस्टिगेटेड दे फाउंड आउट कि इट्स जस्ट HMPV, बट इस बार इसका स्प्रेड ज्यादा है। बट अगेन ये इतना फैटेलिटी कॉज नहीं कर रहा है, इससे ज्यादा सीरियस रेस्पिरेटरी इलनेस नहीं आ रही है, इस वजह से इससे डरने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वल्नरेबल ग्रुप्स कौन से हैं? तो इट बेसिकली दोज चिल्ड्रन अंडर 5 years जिनकी या तो वैक्सीनेशन प्रॉपर्ली नहीं हुए या फिर जिनकी वीकेंड इम्यून सिस्टम है। तो चाहे चाइल्ड हो चाहे कोई बड़ा हो, अगर उसका इम्यून सिस्टम वीक होता है तो उसकी बॉडी उससे इतने अच्छे से फाइट नहीं कर पाती है वायरस से, तो दे आर मोर वल्नरेबल अपार्ट फ्रॉम चिल्ड्रन अंडर 5 years। अदरवाइज इससे प्रॉब्लम करने की कोई इश्यू नहीं है। ट्रीटमेंट क्या है? सो ट्रीटमेंट इज नो स्पेसिफिक वैक्सीन और एंटीवायरल मेडिकेशन। एंटीबायोटिक्स आपको लेनी नहीं है, बिकॉज ये वायरस है तो इस पे बैक्टीरिया या एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो असर ही नहीं करेंगी, बट इसकी कोई एंटीवायरल मेडिकेशन भी नहीं है, एंड वी डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक वैक्सीनेशन फॉर इट। रिमेंबर दिस, स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं है, बट जो बाकी की वैक्सीन होती हैं वो भी इस पे कुछ ना कुछ आपको इम्यूनिटी देने में हेल्प करती हैं, सो इसलिए वी डू नॉट नीड स्पेसिफिक वैक्सीन फॉर इट। व्हाट इज इंडियाज रिस्पांस? सो इंडिया को भी इतना कोई रिस्पॉन्ड करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके अलावा इंडिया जो है जितने भी आपके टूरिस्ट आते हैं उनकी स्क्रीनिंग करता है स्पेसिफिकली फ्रॉम दोज रीजंस जहां पे ये पर्टिकुलर वायरस स्प्रेड हो रहा था। एग्जांपल के लिए अभी ये चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में इसके केसेस थोड़े ज्यादा हैं, तो वहां से अगर टूरिस्ट आपके यहां आते हैं या वहां से कोई लोग ट्रैवल करके आते हैं तो उनकी स्क्रीनिंग हो जाती है प्रिलिमिनरी, और उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कोई वायरस तो नहीं लेकर आ रहा है वहां से। बट अदरवाइज वी डू नॉट हैव टू वरी टू मच अबाउट इट, बिकॉज आपकी ह्यूमन मिनिस्ट्री, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी इसको क्लैरिफाई करा है कि HMPV वायरस जो है ये आपका एक ओल्ड वायरस है, एंड वी आर नॉट वरीड दैट मच अबाउट इट स्प्रेड। ओके, सो कंटिन्यूइंग विद दिस पर्टिकुलर HMPV, सो HMPV को अगर हम कोविड-19 से कंपेयर करें तो हम इसे बार बार डिस्कस कर चुके हैं, विच इज बेसिकली कि HMPV और कोविड-19 में द मेन डिफरेंस इज कि HMPV इज नॉट अ न्यू वायरस। सो वी आर ऑलरेडी अवेयर कि इसका स्ट्रक्चर, वी आर ऑलरेडी अवेयर कि इस वायरस का क्या स्ट्रक्चर है, इससे हमें अगर फाइट करना है तो हमें कैसे फाइट करना होता है, कौन सी मेडिकेशन रिक्वायर्ड होती है, इसकी यहाँ पे फेटेलिटी रेट क्या है, कितनी से डेथ कॉज होती है, ये सब हमें पहले से पता है, तो हमें इसके बारे में इतना कंसर्न होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट ऑब्वियसली विजिलेंस एंड प्रिवेंटिव मेजर इज आल्सो रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड। तो चाहे ये वायरस हो चाहे कोई सा भी वायरस हो, आपको विजिलेंट रहना है और प्रिवेंटिव मेजर्स, फॉर एग्जांपल हैंड वॉश करना, क्लीन बेसिक सैनिटेशन को मेंटेन करना, दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस पर्टिकुलर वायरस। नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं। NHRC एक्सप्रेसेस कंसर्न ओवर कंटिन्यूअस डेथ्स ऑफ सैनिटेशन वर्कर। तो आपके जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, स्पेसिफिकली पीपल जो मैनुअल स्कैवेंजिंग में इन्वॉल्व है। व्हाट इज मैनुअल स्कैवेंजिंग? व्हेन यू आर क्लीनिंग टॉयलेट्स और व्हेन यू आर क्लीनिंग सूअर सिस्टम्स विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। तो मैनुअली अगर आप क्लीन करते हो, उन पर्संस को हम मैनुअल स्कैवेंजर्स कहते हैं। इंटरेस्टिंगली इंडिया ने इस प्रैक्टिस को 1992 में बैन करा हुआ है, इसको पनिशेबल ऑफेंस बनाया हुआ है। अगर कोई पर्सन किसी को मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए फोर्स करता है,
सिंस 1993 ये पनिशेबल ऑफेंस है। इसके लिए हमने 2013 में एक प्रॉपर एक्ट भी बनाया जिसके अंदर में हम प्रिवेंट भी करते हैं एंड वी हैव प्रोविजंस फॉर रिहैबिलिटेशन आल्सो, बिकॉज कोई पर्सन अगर मैनुअल स्कैवेंजिंग करता है और उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट नहीं है, सो उसको थक हार के वापस उसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट में घुसना पड़ता है। तो उनको रिहैबिलिटेट करना, उनको किसी ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट के अंदर में उनको पुटअप करना, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू एंड मैनुअल स्कैवेंजिंग फ्रॉम द बेस इटसेल्फ। ओके, तो यहां पे द सिचुएशन इज वेरी डायर और पिछले 4-5 साल के अंदर में आप देखोगे कि अराउंड 377 पीपल हैव डाइड, died due to hazardous cleaning of sewers and septic tanks. It is, they have not died because of some disease, they have not died because they were facing some illness or some after effect of these particular cleaning. क्योंकि जब आप इस टाइप के सीवर्स में जाते हो तो बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस से भी आपका कांटेक्ट होता है, बट दैट इज नॉट द प्राइमरी कॉज ऑफ देयर डेथ। दे हैव डाइड व्हाइल क्लीनिंग दो सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक, व्हिच मींस कि जब वो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को कर रहे थे उनको प्रॉपर सेफ्टी गियर नहीं प्रोवाइडेड था। अदरवाइज 377 around 400 people would not have died in a span of just 5 years. This would have been, let's say 3 or 4 death जो maybe because of accident हो जाए, but because यहाँ पे preventive measures नहीं लिए जा रहे, उनको proper safety gear नहीं provide करा जा रहा, इस वजह से डेथ हुई है। तो यहां पे आपका जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसका मेन पर्पस है ह्यूमन राइट्स को यहां पे प्रोटेक्ट करना, अगर कहीं पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो उसके अगेंस्ट में एक्शन लेना, रिकमेंड करना गवर्नमेंट को कि उसको क्या एक्शन लेना चाहिए। तो उसने यहां पे कंसर्न शो करा है रिगार्डिंग द कंटिन्यूअस डेथ्स ऑफ सैनिटेशन वर्कर, बिकॉज आपके 2013 में ही हमने इसको प्रोहिबिट करने के लिए, इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए एक्ट बनाया था। स्टिल इट्स मोर देन 10 ईयर्स और अभी तक 12 इयर्स हो चुके हैं, अभी तक हमने इसमें सक्सेस नहीं गेन करी है। सो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट जो मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए है यहां पे सैनिटेशन वर्कर के लिए, इट इज प्रोहिबिशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट ऑफ 2013 व्हिच इज बेसिकली टू एलिमिनेट। यहां पे हम इसे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे, हमें टोटल एलिमिनेशन करना है मैनुअल स्कैवेंजिंग का, एंड एज वेल एज इट टॉक्स अबाउट रिहैबिलिटेशन आल्सो फॉर अफेक्टेड पर्सन। जैसे आपको बोला, जब तक ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट आप प्रोवाइड नहीं करोगे, आप मैनुअल स्कैवेंजिंग को जड़ से नहीं मिटा सकते। So what are the key provisions of this particular act? तो इसमें it prohibits employment of manual scavengers for cleaning dry latrines in sewers. तो आपके जो dry latrines या sewers होते हैं, which are basically कि आपके connected नहीं है to a sewer system, इनको अगर आप किसी से clean कराते हो manually तो ये एक prohibited activity है। It also ensures rehabilitation through training, alternative employment and financial assistance. And अगर कोई person यहाँ पे किसी को force करता है इस particular activity के लिए, या फिर manual scavenging अगर required है बट प्रॉपर सेफ्टी गियर नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसमें देयर इज प्रोविजन फॉर पेनलाइजेशन, ऑल्सो पेनल्टी भी प्रोवाइड करी जाती है, एंड इट्स अ हार्श पनिशमेंट ऑफ अप टू 2 इयर्स एंड फाइन, 2 साल और फाइन भी यहां पे एक पर्सन के अगेंस्ट में करा जा सकता है। ओके, अब यहां पे आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट सिटिंग साइलेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत सारे आपके इनिशिएटिव करे हैं, जैसे आपका एक इनिशिएटिव है नमस्ते, विच इज बेसिकली टू कन्वर्ट दोज मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्टिविटीज इनटू मैकेनाइज्ड सैनिटेशन एक्टिविटीज। तो जहां पर भी हम मैनुअल स्कैवेंजिंग को यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, उसकी जगह हम कैसे मैकेनाइज्ड रोबोट या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस या एडवांसमेंट्स को यूज करके यहां पे मैनुअल स्कैवेंजर्स को यहां पे हम रिमूव करके इनको यूज कर सकते हैं, रोबोट्स को यूज कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के लिए हमने नमस्ते इनिशिएटिव को लॉन्च करा है, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन एंड इकोसिस्टम। इट्स अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ 2 मिनिस्ट्रीज, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, बिकॉज आपका सीवर सिस्टम जो है, ये मैनुअल क्लीनिंग जो है आपकी, इट इज प्राइमरली इन द अर्बन एरियाज, तो वहां पे सैनिटेशन का जॉब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग का होता है। एंड बिकॉज यहां पे हम एक सोशल वर्क कर रहे हैं, तो यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट भी इन्वॉल्व है इस पर्टिकुलर केस के अंदर में। सो इट इज समथिंग विच इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ 2 मिनिस्ट्रीज, और द मेन पर्पस ऑफ दिस इज टू रिप्लेस मैनुअल स्कैवेंजिंग विद मैकेनाइज्ड क्लीनिंग ऑफ सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स। तो मेन पर्पस क्या है नमस्ते इनिशिएटिव का, कि जहां पर भी मैनुअल स्कैवेंजिंग करी जाती है वहां पे हम मैकेनाइज्ड क्लीनिंग की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट कर दें। वी वुड ट्रेन सैनिटेशन वर्कर्स एंड प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस स्किल ट्रेनिंग एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू सैनिटेशन वर्कर्स आल्सो। तो इफ समवन वांट्स टू बी इन्वॉल्व इन द सैनिटेशन वर्क, तो उस पर्टिकुलर केस में उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी हाउ टू ऑपरेट दीज मैकेनाइज्ड डिवाइसेस, जिसके थ्रू उनको मैनुअल स्कैवेंजिंग ना करना पड़े, बट दे आर स्किल्ड इनफ टू ऑपरेट दिस पर्टिकुलर मशीन।
ओके एंड यहां पे एनएचआरसी की बात हमने करी है, तो हम एनएचआरसी के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं. सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट्स अ कमीशन व्हिच इज देयर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया. तो इस पर्टिकुलर बॉडी को हमने 1993 में एक्ट क्रिएट किया था थ्रू अ पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री एक्ट नोन एज प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993. So this is the act under which your body of NHRC has been created. It is Protection of Human Rights Act of 1993, and as per this particular act, it is a autonomous body. It is an autonomous body. Autonomous means कि यहाँ पे गवर्नमेंट से कोई भी सजेशन नहीं लेती है, गवर्नमेंट इसको नहीं बताती है आपको क्या करना है, ये खुद से सारे एक्शन लेती है. So it is an autonomous statutory body tasked with the promotion and protection of human rights guaranteed under the Indian Constitution and international convention. So not just in the Indian law but international conventions में भी अगर हमारे कुछ human rights होते हैं, चाहे इंडिया ने उनको अंडर लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करा हो, तो एनएचआरसी का जॉब है कि वो जो आपके इंटरनेशनल कन्वेंशन के अंदर में ह्यूमन राइट्स है उनको भी यहां पे प्रोटेक्ट करे, गारंटी करे. नाउ यू शुड नो द कंपोजिशन ऑफ एनएचआरसी आल्सो. तो सबसे इंपॉर्टेंटली इसमें एक चेयरपर्सन होता है और चेयरपर्सन की एलिजिबिलिटी क्या है. सो दैट पर्सन शुड बी ईदर द रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज. So not anyone or everyone can be a Supreme Court judge. It has to be either the retired Chief Justice of India or a judge of the Supreme Court, a retired judge of the Supreme Court. तो ये chairperson की requirement होती है. And apart from chairperson, we have 4 more members. Apart from chairperson 4 members, यानी total 5 members हो गए यहाँ पे. तो 4 members होते हैं which are from the fields of these particular grounds. या तो law से relate करता हुआ person हो, human rights में knowledge हो या उसमें work करता person हो, expert हो, या कोई person जो social service के अंदर में active हो, let's say for 7-8 years. तो इस टाइप के पर्सन एलिजिबल होते हैं टू बी द मेंबर्स ऑफ एनएचआरसी. इसके अलावा वी हैव एक्स ऑफिशियो मेंबर्स आल्सो. हु आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स? तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, दे आर मेंबर्स ऑफ अ बॉडी बिकॉज they actually hold a particular office. For example, आपका जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, he is the ex officio chairman of राज्यसभा. तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन क्यों है राज्यसभा के? बिकॉज ही इज द वाइस प्रेसिडेंट. तो जस्ट बिकॉज आप उस पर्टिकुलर ऑफिस को होल्ड करते हो तो आपको ये पर्टिकुलर चेयरमैनशिप भी प्रोवाइड करी जाती है. तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन कौन है? तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट नेशनल कमीशन है, फॉर एग्जांपल शेड्यूल कास्ट का कमीशन, शेड्यूल ट्राइब का कमीशन, ओबीसी का कमीशन, विमेन का कमीशन, माइनॉरिटीज का कमीशन. तो ये जो चारों पांचों आपके कमीशन है, नेशनल कमीशंस हैं, वो सारे के सारे जो उनके चेयरमैन होते हैं, दे आर आल्सो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एनएचआरसी आल्सो. एंड their main job is for protection of human rights only. ओके, फंक्शंस ऑफ एनएचआरसी प्रोवाइडेड हैं कि बेसिकली एनएचआरसी के फंक्शंस क्या होते हैं. तो इसके अंदर में एक इन्वेस्टिगेशन विंग भी है, विच मींस कि अगर इसके पास में कोई रिपोर्ट आती है या ये खुद से कहीं पे कुछ वर्क करता है, एनएचआरसी का कोई ह्यूमन राइट्स का केस वायलेट हुआ है, उसकी स्टडी कर रहा है, तो यहां पे ये खुद की इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है बिकॉज इट हैज इट्स ओन इन्वेस्टिगेशन विंग ऑल्सो. तो यहां पे इट इन्वेस्टिगेट्स ह्यूमन राइट वायलेशन, इंक्वायर्स इनटू कंप्लेंट्स ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशंस, एडवोकेसी एंड अवेयरनेस. तो एडवोकेट करना ह्यूमन राइट्स को लेके और अवेयरनेस स्प्रेड करना थ्रू इट्स जजमेंट, थ्रू इट्स एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर एक्सेट्रा. आपका अवेयरनेस करना भी इसी का जॉब है. एंड थर्ड इज मॉनिटरिंग इंटरनेशनल कमिटमेंट. आपके इंडिया ने कई इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस को, कई इंपॉर्टेंट ट्रीटीज को साइन करा हुआ है विच डील विद ह्यूमन राइट्स. तो उन पर्टिकुलर इंटरनेशनल कमिटमेंट को क्या इंडिया यहां पे फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको मॉनिटर करना भी एनएचआरसी का जॉब होता है. एंड ऑल्सो टू एडवाइज द गवर्नमेंट स्पेसिफिकली फॉर ह्यूमन राइट इश्यूज. अगर गवर्नमेंट को कोई एडवाइस चाहिए विथ रिगार्ड टू हाउ डज द गवर्नमेंट गो थ्रू विथ रिगार्ड टू अ ह्यूमन राइट्स कमिटमेंट, तो यहां पे गवर्नमेंट को एडवाइस करने का जॉब भी इसका है. व्हाट आर द पावर्स ऑफ एनएचआरसी? तो ये एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है. क्वाजी जुडिशियल बॉडी क्या होती है? इट्स नॉट अ जुडिशियल बॉडी बट इट्स लाइक अ जुडिशियल बॉडी. क्वाजी वर्ड का मतलब ही होता है लाइका. तो इट्स अ लाइक अ जुडिशियल बॉडी. लाइक अ जुडिशियल बॉडी या क्वाजी जुडिशियल बॉडी के पास मेन पावर्स क्या होती हैं कि यहां पे एविडेंस को कॉल कर सकता है, विटनेसेस को कॉल करके वहां पे इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी कर सकता है. तो यहां पे इन्वेस्टिगेट्स कंप्लीट सुओ मोटू मतलब ऑन देयर own or on petition or on petitions from individuals or groups. And third, while it does not have binding powers, its recommendations are influential. तो remember this कि जो आपका NHRC है, इसके पास में कोई भी बाइंडिंग पावर्स नहीं होती है. लेट्स से एनएचआरसी ने कोई केस इन्वेस्टिगेट करा एंड इट हैज फाउंड दैट दीज पर्सन या दीज पुलिस पर्सनल्स आर गिल्टी फॉर वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स, बट यहां पे एनएचआरसी खुद से कोई भी उनके अगेंस्ट में एक्शन नहीं ले सकता है. व्हाट इट कैन डू इज इट कैन रिकमेंड एक्शंस अगेंस्ट देम टू द गवर्नमेंट. तो यहां पे ये गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन सेंड कर सकता है, बट
सैडली अभी तक भी आपके जो ह्यूमन राइट कमीशन के रिकमेंडेशंस होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते हैं, एंड अगर गवर्नमेंट उसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो वो शायद उनको एक्सेप्ट ना करे। नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं अब हम। द कॉलेजियम एंड चेंजेस इट मे स्टिल बी अर्ली डेज। तो सुहिर्त पारसारथी, सो इट्स ही इज एन एडवोकेट इन द सुप्रीम कोर्ट, और इन्होंने एक एडिटोरियल लिखा है रिगार्डिंग द कॉलेजियम सिस्टम एंड हाउ इट इज नॉट एज ऑफ नाउ इवॉल्व्ड टू बी द परफेक्ट सिस्टम। और इसके बेसिस पे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में यू विल फाइंड आउट कि व्हाई कॉलेजियम सिस्टम इज नीडेड, व्हाट आर द प्रोज ऑफ कॉलेजियम सिस्टम, व्हाट आर द कॉन्स ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम, एंड व्हाई वी नीड टू रिफॉर्म दिस कॉलेजियम सिस्टम ऑल्सो। तो इस बेसिस पे उन्होंने इस बार का एडिटोरियल लिखा है। एंड एज आई हैव सेड इट अर्लियर आल्सो कि बिकॉज आपका एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, सो वी हैव डिसाइडेड कि एटलीस्ट एक एडिटोरियल, दो एडिटोरियल्स जो इंपॉर्टेंट आते हैं उनको हम अपने इस पर्टिकुलर न्यूज एनालिसिस में कवर करेंगे। तो यहां पे बिकॉज कॉलेजियम सिस्टम की बात हुई है तो हम कॉलेजियम सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो द कॉलेजियम सिस्टम जो था ये आपका इवॉल्व हुआ है थ्रू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ओनली, जिसके थ्रू आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट डिसाइड होता है, यानी दिस इज बेसिकली द अपॉइंटमेंट प्रोसीजर फॉर डिसाइडिंग द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो जो कॉलेजियम सिस्टम है, अगर हम इसे बिल्कुल शुरुआत से करें तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 124 एंड आर्टिकल 217। आर्टिकल 124 और 217 आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को यहां पे कॉन्स्टिट्यूट करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द अपॉइंटमेंट प्रोसीजर। शॉर्ट में अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ये है आपका कि 124 217 कहते हैं कि आपका प्रेसिडेंट जो है वो आपका डिस्कशन करके, कंसल्टेशन करके विद द चीफ जस्टिस, विद द कंसर्न जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, वो डिसाइड करेगा कि इस बार सुप्रीम कोर्ट के जजेस कौन बनेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेगा, हाई कोर्ट के जजेस कौन होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन बनेगा। डिटेल में ये प्रोसीजर आपका कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। बट विद टाइम यहां पे क्या होता है कि जब भी प्रेसिडेंट कुछ चीज डिसाइड करता है after consultation, the president is not bound by the consultation done with the judges of the Supreme Court and High Court, and usually president जो होता है कोई भी एक्शन लेता है तो वो खुद से नहीं लेता है, it is basically on the aid and advice of the Prime Minister and Council Minister। तो यहाँ पे मैंने दो बातें कही हैं, अगर आप मैं आपको फिर से रिपीट करके बताऊं तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। सो प्रेसिडेंट डिसाइड्स, द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट असेस। प्रेसिडेंट कंसल्टेशन करता है विद सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, बट जो ये कंसल्टेशन होती है विद सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस एज पर लॉ वो बाइंडिंग नहीं होती है। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बोला है वो प्रेसिडेंट के ऊपर भी बाइंडिंग है। इसके अलावा वी नो दिस अदरवाइज ऑल्सो कि प्रेसिडेंट खुद से कोई डिसीजन नहीं लेता है, वो बात करता है आपके प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर से, और फाइनली जो आपके प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर आप उसको एडवाइस देते हैं वही वो फॉलो करता है या उसको फॉलो करनी पड़ती है। विच मीन्स कि आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस से बात तो कर रहे हो बट वो बाइंडिंग नहीं। एट द सेम टाइम प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल मिनिस्टर आपको जो बोल रहे हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं बाइंडिंग है, बिकॉज दैट्स हाउ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस गो। और यहां पे एक दो ऐसे इंस्टांस है जिस पर्टिकुलर केस के अंदर में आपके एग्जीक्यूटिव ने जो आपके सेट कस्टम से विच वाज बेसिकली कि सीनियर मोस्ट जजेस को बनाया जाएगा, या फिर जो मेरिट बेस आपके जो जजेस होंगे उसी के बेसिस पे, मेरिट के बेसिस पे आपके जजेस को सिलेक्ट किया जाएगा। इसके बजाय यहां पे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट स्पेसिफिकली एंड अदर गवर्नमेंट्स आल्सो, उन्होंने यहां पे कस्टम्स को ब्रेक करते हुए अपने फायदे वाले लोगों को या जिन्होंने उनके अगेंस्ट में जजमेंट दिया है उनके अगेंस्ट में जाते हुए उन्होंने इस पर्टिकुलर पैटर्न को कि सीनियर मोस्ट जज को ये बनाना है वो बनाना है, उसको उन्होंने वहां पे डिस्टर्ब कर दिया। तो इसके बाद आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इन्होंने कुछ जजमेंट देने स्टार्ट करे, अ लाइन ऑफ जजमेंट जिनको हम जजेस केस कहते हैं। और उन जजेस केसेस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कंसल्टेशन का प्रोसेस है, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को कंसल्ट करता है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को बाइंडिंग बनाना स्टार्ट कर दिया विथ मूविंग टाइम। तो यहां पे शुरुआत के अंदर में तो बोला कि ठीक है कंसल्टेशन इज नॉट कंकरेंस, बट धीरे धीरे कंसल्टेंस कॉन्करेंस कर दिया और कंकरेंस के बाद इसको कंकरेंस कर दिया विद द कॉलेजियम। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को अब हम डिटेल में समझते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस है क्या। सो एज यू कैन सी, जजेस आर टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर स्टेक होल्डर्स, which who are these stakeholders? So these are basically the other judges of the Supreme Court and High Court, but the Constitution left the nature of consultation undefined कि जो कंसल्टेशन करी जा रही है इसका नेचर क्या होगा, इसमें कंकर करना या नहीं करना है, ये अनडिफाइंड है यहाँ पे। ओके, और इसके लिए आपका धीरे धीरे आपके सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम को डेवलप करना स्टार्ट किया। तो यहां पे बिकॉज ये इश्यू आ रहा था कि इस कंसल्टेशन में जो आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकियों से बात करते हो इसकी बाइंडिंग नेचर है या नहीं है, इस बेसिस पे कुछ केसेस फाइल है, जिसमें सबसे पहला जो केस था जिसको अब हम फर्स्ट जजेस केस कहते हैं। सो दिस इज नॉट द नेम ऑफ द केस, इसको हम एकेडमिकली फर्स्ट जजेस केस की तरह से प्रोनाउंस करते हैं, बट द केस नेम वाज एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑफ 1981।
तो जब 1981 में ये पर्टिकुलर केस हुआ, इस पर्टिकुलर केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो कंसल्टेशन है दिस डज नॉट मीन कंकरेंस, मतलब कंसल्टेशन का मतलब है कि सिर्फ आपको बात करनी है, दीज आर नॉट बाइंडिंग। तो लेट्स से कि आपने प्रेसिडेंट ने किसी सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कंसल्टेशन करी एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस ने एक्स जज के लिए यहाँ पे बोला कि इस पर्टिकुलर जो पर्सन है ही इज एलिजिबल टू बी ए सुप्रीम कोर्ट जज या हाई कोर्ट जज, बट प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय एक्स की जगह वो वाई को भी यहाँ पे प्रमोट कर सकता है और एक्स को शायद प्रमोट भी ना करे उस तरह से। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जजेस केस था उस पर्टिकुलर केस के अंदर में आपका ये पर्टिकुलर डिसीजन लिया गया। इसके बाद में 1981 के बाद 1993 में आपका नेक्स्ट केस होता है विच इज नोन एज सेकंड जजेस केस। दिस केस का रियल नेम है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट AOR, सुप्रीम कोर्ट AOR एंड A वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दैट इज द नेम ऑफ द केस 1993 का। इसने फर्स्ट जजेस केस को ओवररूल करा और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि यहां पे जो कंसल्टेशन है इसका मतलब कंकरेंस है, विच मीन्स कि प्रेसिडेंट जो कंसल्टेशन कर रहा था सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस से वो नॉन बाइंडिंग से अब हम बाइंडिंग की तरफ, यानी आपको कंकर करना है, यहाँ पे आपको एग्रीमेंट करना है यहाँ पे, और एक मल्टी जज कॉलेजियम सिस्टम की यहाँ पे रिकमेंडेशन यहाँ पे फुलफिल करी। फिर आपका होता है थर्ड जजेस केस इन री प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 1998। प्रेसिडेंट का रेफरेंस था, इसी को हम री रेफरेंस के नाम से जानते केस को। तो जब ये 1998 का केस हुआ उसमें प्रेसिडेंट ने पूछा कि आपने सेकेंड कॉलेजियम में जो कॉलेजियम बोला है उस कॉलेजियम का मतलब क्या है, तो यहां पे थर्ड जजेस केस में कॉलेजियम का स्ट्रक्चर क्या होगा, फंक्शनिंग क्या होगा, उसको यहां पे आपके सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया। और डिफाइन क्या किया कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की बात होगी तो कॉलेजियम का मतलब है कि प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना है नॉट जस्ट विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज, विच मींस कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जो सुप्रीम कोर्ट जज होंगे वो एक कॉलेजियम क्रिएट करेंगे और इनकी जो रिकमेंडेशन होगी दिस वुड बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। And with regard to your high court appointment, it's going to be Chief Justice of India plus 2 senior most Supreme Court judges. ओके तो जो आपके हाई कोर्ट के जजेस हैं उसकी भी जो रिकमेंडेशन होगी दिस वुड बी प्रोवाइडेड बाय अ कॉलेजियम ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट एंड 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस फॉर हाई कोर्ट आल्सो। इसके अलावा हाई कोर्ट के अंदर में भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट जजेस का आपके हाई कोर्ट के लेवल पे भी कॉलेजियम सिस्टम डेवलप किया गया था। तो यहां पे कंसल्टेशन विद कंसुलेट जजेस बिफोर फैमिलियर विद द प्रपोज कैंडिडेट, यानी कि जो बाकी के आपके जो चीफ जस्टिस हैं सीनियर मोस्ट जज हैं वो बाकी सब जजेस से भी एक बार कंसल्ट करेंगे जो फैमिलियर है। एंड फाइनली देन वी हैड अ 4 जजेस केस आल्सो। अब ये 4 जजेस केस इंटरेस्टिंग है बिकॉज देयर वर सर्टेन शॉर्टकमिंग्स इन द कॉलेजियम सिस्टम और गवर्नमेंट जो था इसको चेंज करना चाहता था विद अपॉइंटमेंट ऑफ NJAC। तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन करके गवर्नमेंट ने क्रिएट करा जिसके अंदर में आपके कमीशन के अंदर में आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी होंगे, जुडिशरी को रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे और गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे इन इक्वल नंबर्स, और आपका जो डिसीजन होगा वो आपका कंसेंसस पे डिसाइड होगा। तो जब ये NJAC यहाँ पे फॉर्म करने की क्रिएट करने की यहाँ पे ट्राई करी गई तो आपके सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर NJAC के जजमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो NJAC को 4 जजेस केस के अंदर में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। वाई सो? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो कॉलेजियम सिस्टम है ये आपका बेटर सिस्टम है, इसके अंदर में आपकी जो जुडिशरी उसको प्राइमेसी मिलती है, तो यहां पे एग्जीक्यूटिव जो है वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। बट NJAC के अंदर में यहां पे प्राइमेसी जो है आपके जजेस की, आपके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की, आपके जुडिशरी की, वो यहां पे इंपैक्ट हो रही है। इस वजह से NJAC जो है वो आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एंड वी आर स्टिल गोइंग टू कंटिन्यू विद द कॉलेजियम सिस्टम बिकॉज दे हेल्ड दैट जुडिशियल प्राइमेसी इन अपॉइंटमेंट इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो बिकॉज आपका जो जुडिशियल प्रोमिनेंस है, आपकी प्राइमेसी है, वो पैरामाउंट है, वो बेसिक स्ट्रक्चर है, तो इस वजह से आप इस टाइप का कोई सिस्टम नहीं क्रिएट कर सकते लाइक NJAC जिसकी वजह से आपकी सुप्रीम कोर्ट की प्राइमेसी है वो यहां पे इंपैक्ट होती है। ओके सो नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज अगेन अनदर एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर ओनली एंड द कंटेक्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल इज कि तमिलनाडु के अंदर में जो ईयर के बिगनिंग में गवर्नर का एड्रेस होता है उसमें जो गवर्नर RN रवि है उन्होंने एड्रेस को करने से, उसको एड्रेस जो उनके लेजिस्लेटिव असेंबली को दिया जाता है उसको करने से मना कर दिया बिकॉज ही वॉज ऑफ द व्यू कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की, नेशनल एंथेम की डिसरिस्पेक्ट करी गई। एंड उनका आर्ग्यूमेंट क्या है कि ही हैड रिक्वेस्टेड द तमिलनाडु पार्लियामेंट या
तमिलनाडु, नॉट पार्लियामेंट, तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली कि बिफोर द इनिशिएशन ऑफ एड्रेस वी शुड डू नेशनल एंथम, बट तमिलनाडु गवर्नमेंट ने यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज को करने से मना कर दिया। एंड तमिलनाडु का यहाँ पे व्यू क्या है, तमिलनाडु का आर्ग्यूमेंट है कि इट इज अ सेट कस्टम कि जब भी आपके यहाँ गवर्नर का एड्रेस होता है, वी स्टार्ट द पर्टिकुलर फंक्शन विद द सिंगिंग ऑफ द तमिलनाडु एंथम। तमिलनाडु स्टेट का जो एंथम है उससे इनिशिएट किया जाता है, देन द गवर्नर कंप्लीट्स हिज एड्रेस, और उस कंप्लीशन ऑफ एड्रेस के बाद में इंडिया को जो नेशनल एंथम है उसको संग किया जाता है। और यहां पे आर.एन. रवि, दिस एडिटोरियल टीम इज ऑल्सो आर्गिंग कि यहां पे कॉन्ट्राइव ग्रीवांस है, मतलब कि बनाई हुई ग्रीवांस करी जा रही है, एक्चुअल में यहां पे कोई कंट्रोवर्सी होना नहीं चाहिए। और यहां पे ये पर्टिकुलर एडिटोरियल उनके पुराने बिहेवियर को भी क्वेश्चन कर रहा है, जहां पे गवर्नर जो है वो आपकी स्टेट को अननेसेसरी यहां पे कंट्रोवर्सी के अंदर में घुसा रहा है, घसीट रहा है। तो यहां पे इस बेसिस पे ये पर्टिकुलर एडिटोरियल है। बट बिकॉज ये एडिटोरियल आपके नेशनल एंथम के बारे में डिस्कस करता है, लेट्स डिस्कस व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ our national anthem, who is actually the real composer of our national anthem। इस पर्टिकुलर नेशनल एंथम को सिंग करने का आपका ऑफिशियल टाइमिंग क्या होता है, क्या इसका कोई शॉर्ट वर्जन है, एक्सेट्रा। तो यू शुड नो, एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो दिस, कि आपका जो नेशनल एंथम है दिस हैज बीन कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन 1911। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जो ओरिजिनल वर्जन है आपका नेशनल एंथम का, वो बंगाली के अंदर में, जिसका नाम था भारतो भाग्य विधाता। भारतो भाग्यो विधाता इज द नेम ऑफ द ओरिजिनल नेशनल एंथम इन बंगाली, जिसको हमने बाद में हिंदी वर्जन के बेसिस पे अडॉप्ट किया था इनटू एज आवर नेशनल एंथम ऑन जनवरी 24, 1950। तो आपका जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया जनवरी 26 में, उससे 2 दिन पहले जनवरी 24 को हमने इसका जो हिंदी वर्जन है उसको अडॉप्ट किया एज द नेशनल एंथम ऑल्सो। इसका ड्यूरेशन क्या होता है, तो इसके 2 वर्जन है। जो पूरा फुल वर्जन है जो हम यूजुअली स्कूल में हर जगह सिंग करते हैं, दैट इज द ओरिजिनल वर्जन, जो करीब 52 सेकेंड्स के लिए सिंग किया जाता है। और इसका एक शॉर्ट वर्जन भी है जो 20 सेकेंड्स के लिए ही सिंग किया जाता है, जिसमें आप शुरू की और लास्ट की जो इनिशियल लाइंस और लास्ट लाइंस है सिर्फ उन्हीं को ही सिंग करते हो। तो देयर इज अ शॉर्ट वर्जन ऑफ 20 सेकंड एंड अ लॉन्गर वर्जन, द मेन वर्जन ऑफ 52 सेकंड्स आल्सो। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, क्या हमारी कोई यहां पे ड्यूटी है टू सिंग द नेशनल एंथम? सो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में आपका पार्ट 4A है, जिसमें आपके फंडामेंटल ड्यूटीज बताए हुए हैं। सिटीजंस ऑफ इंडिया के क्या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। आर्टिकल 51A जो है, 51A और उसका सब क्लॉज A जो है, उसमें ही आपकी कुछ ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है, विच इज इट इज योर फंडामेंटल ड्यूटी टू ऑफ एवरी सिटीजन टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना, एंड रेस्पेक्ट द आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम ऑल्सो। तो नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट शो करना ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। वेदर सिंगिंग द नेशनल एंथम इज पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी और नॉट, इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट आपको यहां पे रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो आपके सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर रेस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करा है कि एज लॉन्ग एज कि आप अदरवाइज बिहेवियरली अगर आप डिसरिस्पेक्ट शो नहीं करो, विच मींस अगर कहीं पर नेशनल एंथम परफॉर्म हो रहा है, यू आर पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर गैदरिंग, सो यू आर सपोज टू स्टैंड फॉर द नेशनल एंथम, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको वो नेशनल एंथम सिंग भी करना पड़े। तो एज लॉन्ग एज आप डिसरिस्पेक्ट शो नहीं कर रहे हो, आपकी इंटेंशन डिसरिस्पेक्ट करने की नहीं है, तो आप वहां पे नेशनल एंथम को अगर सिंग नहीं करते, यू रिमेन साइलेंट ड्यूरिंग द सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम, देयर इज नो डिसरिस्पेक्ट शोन टुवर्ड्स द नेशनल एंथम, और आपने आपकी फंडामेंटल ड्यूटी जो है उसको फुलफिल कर दिया है। इसके अलावा एक और चीज आपको समझने की है कि देयर इज अ पर्टिकुलर लॉ ऑल्सो, अगर आप किसी भी नेशनल एंथम को या कोई भी नेशनल सिंबल को यहां पे डिसऑनर करते हो, सो देयर आर पेनल्टीज ऑल्सो। तो आपका एक एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971, एंड इसके अंदर में अगर कोई पर्सन यहां पे इंसल्ट करता है आपके नेशनल ऑनर्स को, तो उस पर्सन को गवर्नमेंट जो है वो पनिश तक कर सकती है। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ इंप्रिजनमेंट ऑफ 3 years और फाइन और बोथ, 3 साल तक की आपको जेल भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं अगर आप कहीं पे नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को या किसी भी नेशनल सिंबल को यहां पे डिसरिस्पेक्ट शो करते हो। अब यहां पे द मेन क्वेश्चन की जो मैंने अभी आपको बताया कि क्या सिंग करना जरूरी है, तो बिजॉय इमैनुअल करके एक केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आपका एक फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आपका फंडामेंटल राइट टू रिमेन साइलेंट भी है, विच मींस अगर नेशनल एंथम संग किया जा रहा है, आप डिसरिस्पेक्ट शो नहीं कर रहे हो बट आप साइलेंट हो, आप उसमें कुछ भी म्यूट स्पेक्टेटर हो, आप उसको पर्टिकुलरली सिंग नहीं करते हो, तो आप यहां पे कुछ भी इंसल्ट नहीं कर रहे हो और यहां पे साइलेंट रहना आपका फंडामेंटल राइट है, तो कोई भी आपको फोर्स
फोर्स नहीं कर सकता है टू सिंग द नेशनल एंथम। तो यहां पे ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है। एक और जजमेंट है जो थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करते हैं, श्याम नारायण चौकसी केस 2017 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनिशियली कहा कि जब भी कोई पब्लिक गैदरिंग होती है, आप सिनेमा हॉल में हो, कहीं पर भी कुछ भी पब्लिक एग्जिबिट करा जा रहा है, तो वहां पे आप शुरुआत में नेशनल एंथम को सिंग करना कंपलसरी है। हाउएवर बाद में इस जजमेंट को मॉडिफाई किया सुप्रीम कोर्ट ने, एंड सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड कि नेशनल एंथम को प्ले करना इट इज बेसिकली ऑप्शनल इन द केस ऑफ पब्लिक स्पेसेस लाइक सिनेमा एक्सेट्रा। नाउ व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर रिस्पेक्टिंग द नेशनल एंथम? तो यहां पे कुछ पॉइंट्स है, बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि स्टैंडिंग रेस्पेक्टफुली इज द मेन थिंग। तो आपको रेस्पेक्टफुली स्टैंड करना है अगर कहीं पर भी नेशनल एंथम प्ले करना है। दिस इज योर ड्यूटी ऑल्सो, फंडामेंटल ड्यूटी ऑल्सो विथ रिगार्ड टू द नेशनल एंथम। नेक्स्ट पे आते हैं इसरोस काउपी सीड स्प्राउट लीव्स इन स्पेस। तो हमने एक पर्टिकुलर आपके इसरो ने आपका एक प्रोग्राम लॉन्च करा है जिसका नाम है क्रॉप्स। क्रॉप्स का एक आपका एक्रोनिम है जिसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज। तो यहां पे हम बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट प्ले कर रहे हैं आपका स्पेस में कि क्या हम स्पेस के अंदर में, जहां पे आपका अर्थ का वेदर और क्लाइमेट नहीं है, अर्थ की एनवायरमेंटल कंडीशंस नहीं है, क्या हम स्पेस के अंदर में क्या क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। और यहां पे हमने बेसिकली काउपी सीड्स को हमने स्पेस में सेंड किया था थ्रू द पोएम 4 मॉड्यूल, और उस पोएम 4 मॉड्यूल में हमने काउपी सीड्स को पुट किया था। और यहां पे द गुड न्यूज इज कि उस पर्टिकुलर स्पेस के एनवायरमेंट में भी जो हमने वहां क्रिएट करा है उसमें हम काउपी सीड्स को ग्रो करने में सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो ये दिस इज ऑल्सो अ बिग अचीवमेंट फॉर इसरो, स्पेसिफिकली बिकॉज कि अगर जाके हम अगर इंटर स्पेस मिशन करना चाहते हैं, इंटरप्लैनेटरी मिशंस करना चाहते हैं जहां पे इंडियन एस्ट्रोनॉट्स आके स्पेस में ट्रैवल करेंगे, तो वहां पे हम उनको बार बार इंडिया से या अर्थ से वहां पे हम मटेरियल सेंड नहीं कर पाएंगे। सो वी हैव टू मेक देम सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर हमें वहां भी उन्हें क्रिएट करना है, सो दैट वो वहां पर भी अपने प्लांट्स एक्सेट्रा को ग्रो कर सके। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट कि इसरो ने अपना पहला बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट इन स्पेस सक्सेसफुली कर लिया है। सो क्रॉप जो है इसरो का पहला बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है इन स्पेस, एंड क्रॉप स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज, जिसमें हमने प्लांट ग्रोथ करी है माइक्रो ग्रेविटी के अंदर में। ठीक है, और इसको हमने किसके थ्रू करा है? इट हैज बीन डन फ्रॉम पोएम 4 मॉड्यूल। पोएम 4 मॉड्यूल का पोएम का फुल फॉर्म क्या है? पेलोड ऑन एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। तो अभी हमने स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया था, उस स्पेडेक्स मिशन में जो हमने 2 सैटेलाइट लॉन्च करी हैं, उसके अलावा हमने ये पोएम 4 मॉड्यूल के अंदर में भी बहुत सारी सैटेलाइट्स को 20 अराउंड सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था, जिसमें से एक सैटेलाइट आपके क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट के लिए भी थी, और इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, मिस्ट्री ऑफ द इंडस स्क्रिप्ट। तो आपके इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज है कि जो आपकी इंडस स्क्रिप्ट है, विच इज बेसिकली द स्क्रिप्ट ऑफ द हड़प्पन टाइम्स। तो जो आपकी हड़प्पा सिविलाइजेशन है, उसकी जो स्क्रिप्ट उस टाइम में यूज होती थी, अभी तक उसको हम डेसिफर नहीं कर पाए। विच मीन्स उसमें जो वो वर्ड्स हैं या सिंबल्स एक्सेट्रा हैं, उनका मीनिंग क्या होता है, ये कोई लैंग्वेज है या ये कोई मैसेज एक्सेट्रा, उसको हम अब तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, उसको हम डेसिफर, उसका मीनिंग हम नहीं फाइंड आउट कर पाए हैं। सो व्हाट इज द इश्यू विद इंडस स्क्रिप्ट? हड़प्पन सिविलाइजेशन हम कभी डिस्कस और कभी डिस्कस करेंगे, बट इंडस स्क्रिप्ट की इश्यू क्या हो रहा है? तो अभी तक उसका जो राइटिंग सिस्टम है, कि वो जो स्क्रिप्ट है वो सिंबॉलिक है या लिथोग्राफिक है या पिक्टोग्राफिकल है, कि वो जो सिंबल्स में जो भी आपको वर्ड्स टाइप दिख रहे हैं वो एक्चुअल में पिक्चर्स हो रही हैं या यहाँ पे वो लिथोग्राफी है या वो लेटर्स हैं, ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। तो इस वजह से राइटिंग सिस्टम को वहां पे डेसिफर कर पाना मुश्किल होता जा रहा है, बिकॉज इट रिमेन्स लार्जली अनरीडेबल ड्यू टू लैक ऑफ बायलिंगुअल इंस्क्रिप्शन। बायलिंगुअल इंस्क्रिप्शन क्या होता है? फॉर एग्जांपल कुछ वर्ड्स इंडस स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं और कुछ वर्ड्स उसी के पास में दूसरी लैंग्वेज के लिखे हुए हैं। तो बायलिंगुअल अगर इंस्क्रिप्शन कोई मिल जाए कि एक जगह ये लैंग्वेज एक जगह वो, तो आप वहां से कनेक्ट करके उसके मीनिंग्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट ऐसा कोई भी हमें इंस्क्रिप्शन नहीं मिला है। अब एक्चुअल में कैरेक्टरिस्टिक क्या है उस इंडस स्क्रिप्ट का, किस टाइप की है? तो इट्स कंपोज ऑफ सिंबल्स और पिक्टोग्राफ्स इंस्क्राइब्ड ऑन सीज, पॉटरी एंड अदर आर्टिफैक्ट्स। तो आपको वहां पे सिंबल्स दिखते हैं, पिक्टोग्राफ्स दिखते हैं, बट यू आर नॉट श्योर कि इन पिक्टोग्राफ्स का कुछ मीनिंग है या नहीं। क्या एक सिंबल या एक पर्टिकुलर अगर मुझे लेटर दिख रहा है, वो अपने आप में पूरा सेंटेंस तो नहीं है, यानी हर पर्टिकुलर लेटर पूरा सेंटेंस तो शो नहीं करता, तो ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। नंबर ऑफ साइंस रेंजेस बिटवीन 400 टू 600। यूजुअली आप देखोगे कि आपके इंग्लिश अल्फाबेट 26 होते हैं, हिंदी के अंदर में भी बहुत कम अल्फाबेट, किसी भी लैंग्वेज में बहुत कम आपके उसमें अल्फाबेट्स होते हैं, बट यहाँ पे जो साइंस है वो सिंबल्स हैं वो 400 टू 600 है। मोस्ट इंस्क्रिप्शन आर शॉर्ट 5 टू 6 सिंबल्स। कुछ है जो 5
से 6 सिंबल्स की हैं बट दोनों एक दूसरे से कुछ मेल नहीं खाती, तो इस वजह से उनका मीनिंग क्या होता है उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है. सो दैट्स व्हाई वी हैव दीज चैलेंजेस इन डेसिफरमेंट. तो नो मल्टीलिंगुअल इंस्क्रिप्शन, अननोन लैंग्वेज. इसकी लैंग्वेज क्या है, अगर हमें कोई इसकी इंडस स्क्रिप्ट से कोई लैंग्वेज अगर डिराइव हुई थी आगे जाके, अगर हमारे पास लैंग्वेज होती तो हम उस लैंग्वेज में उस पर्टिकुलर सिंबल्स के वर्ड ढूंढ सकते थे, बट हमें वो भी नहीं मिलता है. एंड वी हैव लिमिटेड मटेरियल आल्सो. तो हमें बहुत ज्यादा कोई इंस्क्रिप्शंस नहीं मिले जिनको हम स्टडी करके ये फाउंड आउट कर सकें कि इसका एक्चुअल में मीनिंग है क्या है या नहीं है. तो यहाँ पे these are the main challenges. So for CLAT Plus student, you do not have to go into detail of this Indus script. You do not make notes out of this particular thing. It is just for your understanding. जब हम हड़प्पा सिविलाइजेशन को डिस्कस करेंगे, at that time हम इंडस स्क्रिप्ट को भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे. ओके, तो ये पर्टिकुलरली आपका इंडस स्क्रिप्ट को लेके इंडियन एक्सप्रेस में भी एक आर्टिकल आया है. Okay, so student, these were the important news from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. In case you have any doubt, any feedback, you can mention it in the comment box. Otherwise, we are done with the session for today. Thank you and have a very nice day.